इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीपीटी तक कर लिया था। यस सर। यस यस सर, 8.1 कर ली। 8.2। नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो बीपीटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और इसमें हम लोग क्राइटेरियाज के बारे में सीखेंगे। तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा आसान है समझना, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी और उसके क्राइटेरियाज बेसिकली क्या होता है, शॉर्टकट्स टू आइडेंटिफाई। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए याद करो कि दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते थे, जब उनके सारे साइड्स भी इक्वल होते थे और साथ ही साथ सारे एंगल्स भी इक्वल होते थे। लेकिन प्रूव करने के लिए हमें तीनों एंगल्स और तीनों साइड को इक्वल नहीं दिखाना होता था, हम शॉर्टकट यूज करते थे। जैसे तीन मान लो चीजों कि को करते थे। यस बिल्कुल, तो ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हमें ये गिवन है कि ये एंगल्स बराबर हैं और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये तीन चीजें, मतलब एक साइड दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल है तो भी हम कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं। हम ये नहीं देखते थे कि ये बी जो है वो क्यू के इक्वल है या नहीं है, सी जो है वो आर के इक्वल है या नहीं है, ये साइड इसके इक्वल है या नहीं है, ये चेक नहीं करते थे। सो शॉर्टकट्स थे, वो क्राइटेरिया सर थे ऐसा वैसे ये शॉर्टकट लाइबल क्यों था, ये तो सर कभी बताया नहीं किसी टीचर ने। नहीं, वो उसको प्रूव मतलब किया ये जाता है। शॉर्टकट क्यों वर्क कर रहा है। हाँ, तो उसको प्रूव किया जा सकता है ना, वो थ्योरम था ना, एनसीईआरटी में प्रूफ दिया हुआ है उसका। शॉर्टकट क्या था? जी सर, एनसीईआरटी में प्रूफ है तीनों प्रूफ क्राइटेरिया, शॉर्टकट मतलब क्या था? प्रैक्टिकल। शॉर्टकट मतलब क्राइटेरियाज को ही शॉर्टकट कहते हैं, क्राइटेरियाज है ना। तो ये जैसे क्राइटेरिया एसएसएस है, तो यस सर। एसएसएस में जो कॉन्ग्रुएंसी में हम देखते थे, देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन ये होता है कि सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और सारे साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन जब हमें चेक करना होता था कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम सारे एंगल्स और सारे साइड को इक्वल नहीं दिखाते थे। हमने कुछ अपने ना एक टर्म्स बना रखे थे, टर्म्स ये बना रखे थे या क्राइटेरियाज ये बना रखे थे, टर्म्स कह लो क्राइटेरियाज कह लो, कि भाई ऐसा है, तीनों साइड इक्वल है ना, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और बाय सीपीसीटी एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो जब हम एसएसएस क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हम एंगल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंगल बाद में इक्वल हो जाएगा, बट अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीनों साइड्स अगर दो ट्राइंगल के इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो ये शॉर्टकट कहलाता है, क्राइटेरियाज कह लो, टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर कह लो शॉर्टकट्स। क्राइटेरियाज बेसिकली शॉर्टकट्स थे टू आइडेंटिफाई whether two triangles are congruent or not। तो यहां पर भी हम लोग वही करने जा रहे हैं, सिमिलैरिटी में भी यही है। सिमिलैरिटी का डेफिनेशन ये होता है, टू ट्राइंगल्स आर said to be similar if their respective angles are equal, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, and corresponding sides are in proportion। ये जो है ना, ये डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को कभी भी नलीफाई नहीं कर सकते हो। ये डेफिनेशन ऑलवेज वैलिड है कि आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर अगर कहना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो डेफिनेशन ये कहता है कि उसके सारे साइड्स जो उसके जो सारे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर कह रहे हो डीईएफ के, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये सिंबल होता था, वैसे ही सिमिलैरिटी के लिए ये सिंबल होता है। देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो जैसे सर तो मतलब कॉन्ग्रुएंसी, हाँ एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद पूछना। ओके सर। तो एबीसी ट्राइंगल को डीईएफ के सिमिलर अगर आप कह रहे हो, ठीक है, अगर आपने कह दिया कि एबीसी और डीईएफ सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है ए का करस्पॉन्डेंस यहाँ पर डी के साथ है,
मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, जैसा कि 9th क्लास में करा होगा आप लोगों ने, वही चीज है यहाँ पर भी। बी का करस्पॉन्डेंस ई के साथ है, तो एंगल बी जो होना चाहिए वो एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। तो यही होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसा नहीं है कि हम एबीसी ट्राइंगल को डी एफ के सिमिलर बोल रहे हैं और उसके साथ साथ एंगल बी जो है वो एंगल डी नहीं बल्कि एंगल ई नहीं बल्कि एंगल डी के इक्वल है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है। तो डेफिनेशन ये होता है कि दो ट्रायंगल्स को अगर आप सिमिलर कहते हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साथ ही साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे ए बी साइड का करस्पॉन्डेंस डीई साइड के साथ है, तो ए बी बाई डीई का जो रेशियो है वो बीसी का करस्पॉन्डेंस ई एफ के साथ है बेटा, ठीक है। तो ये इक्वल होना चाहिए, सी ए का करस्पॉन्डेंस एफ डी के साथ है, तो ये साइड जो है वो रेशियोज, साइड के रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं, बट सिमिलैरिटी में दे आर इक्वल इन प्रोपोर्शन। ये प्रपोर्शन में होते हैं, यस, प्रपोर्शन में होते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखो सिमिलैरिटी का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। तो एक जैसे का मतलब क्या हुआ, एक जैसे का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम अगर बात करें सर्कल की बात करें तो सारे सर्कल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, सारे सर्कल एक जैसे दिखते हैं, अब दिखते हैं ना सारे, ऐसा लगता है इसका छोटा भाई है। ऐसे ही ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में भी आप चाहो तो देखो मैंने क्या किया है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये देखो, ये मैंने कर दिया इसको कॉपी और ये मैंने कर दिया इसको छोटा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो ना, इसी का क्लोन है, ये छोटा भाई है इसका, ये जो ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है इसका छोटा पोर्शन है। हाँ, तो यही है, एक जैसा दिखना चाहिए, नॉट नेसेसरीली इक्वल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, और सिमिलैरिटी का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, एक जैसा। अब एक जैसा जब हम वर्ड बोलते हैं ना, तो एक जैसे का मतलब इक्वल भी हो सकता है और छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा भी हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है, दोनों चीजें। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और इसी साइज का एक और स्क्वायर बना दिया अगर मान लो मैंने, तो ये दोनों एक जैसे भी दिख रहे हैं और इक्वल भी दिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ये। लेकिन एक जैसा सिमिलर दोनों है, हाँ बिल्कुल, कॉन्ग्रुएंट भी है सिमिलर भी है सर। हाँ बोलो सर, मतलब जब सिमिलैरिटी का रेशियो 1 हो जाएगा तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप समझ सकते हो, हाँ उस तरीके से समझ सकते हो, हाँ उस तरीके से आप समझ, हाँ देखो जैसे अब देखो ये है, तो अब इसका मैं अगर क्लोन बनाऊंगा, छोटा छोटा पोर्शन इसका छोटा भाई बनाऊंगा मैं, देखो जैसे कि ये कॉपी किया और ये कर दिया पेस्ट और इसको कर दिया छोटा, ठीक है। तो मैंने तो ये उठा के इसी को कॉपी किया है, देख सकते हो आप, इसके अंदर भी रख सकता हूँ इसको, है ना, इस तरीके बगल में रख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका छोटा भाई है, लेकिन ये सिमिलर तो है, एक जैसे तो दिख रहे हैं, बट ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जो है ये सिमिलैरिटी होता है ना, कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं दो फिगर्स तो वो सिमिलर भी होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी है तो दो फिगर सिमिलर भी होंगे, और सिमिलर है तो नॉट नेसेसरीली कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सो आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा लास्ट एक मिनट मैं ना स्किप कर गया हूँ कोई चीज, मुझे लास्ट क्लास में खाली हमने बीपीटी डिस्कस किया था। यस सर, और उसका यस सर, बीपीटी और उसका कन्वर्स हमने डिस्कस किया था, कन्वर्स भी किया था। यस सर, ओके वही ओके किया था। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। तो आप ये देख सकते हो, ये जो फिगर्स है ना, ये जो फिगर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ये जो फिगर्स हैं ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया फिगर है। तो ये जो फिगर्स हैं बच्चों, ये आप देख सकते हो कि सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हैं। सर्कल सारे जो हैं एक जैसे सिमिलर होते हैं, सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे सर्कल्स जो होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स लुक सिमिलर देयरफॉर दे आर सिमिलर, दिखते हैं एक जैसे इसलिए उनको हम सिमिलर कहें। जैसे तुम्हारा देखो, अब कैसे तुम्हें समझाऊं, मान लो कोई एक फोटोग्राफ है, कोई फोटोग्राफ हमने ले लिया है ना, और उसको कैसे फोटोग्राफ है कोई, देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, नहीं है फोटोग्राफ वाला एग्जांपल है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में है, ओके, एनसीईआरटी में देख लेते हैं, एनसीईआरटी में देख लेते हैं।
हाँ ताजमहल बने हुए हैं कई सारे, है ना। सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि हर सर्कल का एंगल जो है वो टोटल एंगल 360 होता है, इसीलिए वो सारे सर्कल्स जो है वो सिमिलर है। वो मेरे ख्याल से उतना लॉजिकल नहीं है। सर्कल तो सर्कल सारे सिमिलर होते हैं। देखो ये जैसे देखो ये क्या किया गया है, इसको छोटा किया, एक जैसे दिख रहे हैं, सबके सब एक जैसे दिख रहे हैं, बस साइज का डिफरेंस है ना। साइज जो है अलग अलग है, शेप जो है सबका सेम है। ये देख सकते हो आप मेरे ख्याल से। साइज जो है वो डिफरेंट है, और शेप जो है इन सबके एक जैसे हैं, है ना, अलाइक, एक जैसे हैं। तो आप इस तरह के फिगर्स को आप सिमिलर फिगर्स कहोगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सिमिलर क्या होता है। ऐसे तो ऑल स्क्वायर्स ऑब्वियसली सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ऑल सर्कल्स स्क्वायर्स, नहीं रेक्टेंगल नहीं, All स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस इक्विलेटरल सर राइट ट्रायंगल। एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। नहीं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल भी नहीं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा हो सकता है कि ये साइड को तुमने इसके इक्वल कर दिया है, ठीक है, और फिर अब दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे जो भी इसके साइड से भी इक्वल है। एंगल सारे सेम होंगे 90, 45 और 45। हाँ तो एंगल इक्वल हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल कर दिया, इक्विलेटरल तो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में तो स्क्वायर सर सारे रेगुलर पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर होंगे ना, सारे रेगुलर पॉलीगन्स अपनी अपनी कैटेगरी में, मतलब हाँ अपनी सर एक अपनी रोम्बस दूसरे रोम्बस के सिमिलर होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। रोम्बस एक ऐसा रोम्बस हो सकता एंगल है, डिफरेंस। और एंगल डिफरेंस हो जाएगा। ये स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है वैसे, ठीक है। तो ये देखो नहीं है, और ऑब्वियसली एंगल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो वो हम समझते हैं कि क्या होता है, वो तो हम समझेंगे अभी कि क्या होता है डेफिनेशन। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, फिगर से देखो कि जो सिमिलर फिगर्स होते हैं, सिमिलर जो फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर का मतलब क्या होना चाहिए कि एक जैसा दिखना चाहिए। लूज सेंस में अगर हम बात करें तो एक जैसा दिखना चाहिए, और साथ ही साथ सिमिलर फिगर्स के दो अगर सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके साइजेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, साइजेस सेम भी हो सकते हैं। साइज उसके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भी देखो ऐसे लिखा ना, तो ये सेम साइज है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, और या डिफरेंट है, इस तरीके से अगर बना दूं मैं, है ना, एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, या बिल्कुल साइजेस यहाँ पर सेम है, यहाँ पर साइजेस डिफरेंट है, लेकिन शेप जो होना चाहिए वो अलग अलग हो सकते हैं। शेप जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो सिमिलर फिगर का यही डेफिनेशन है कि उनके साइज जो है ना, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, एक जैसा दिखना चाहिए वैसे, और शेप जो है वो एक जैसा होना चाहिए। सर क्वाड्रिलेटरल्स में सारे स्क्वायर ही है ना, सिमिलर ओनली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर जितने भी स्क्वायर होते हैं सारे आपस में सिमिलर होते हैं, चाहे छोटा स्क्वायर हो बट रेक्टेंगल में तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। नहीं वो साइड प्रोपोर्शन में नहीं होते। साइड इक्वल नहीं होती ना। ओके हाँ इक्वल नहीं, प्रोपोर्शन। हाँ अभी हम लोग वहां पहुंचे नहीं है, वो डेफिनेशन भी बताते हैं अभी कि देखो ये तो हो गया कि कैसा दिखता है, वो उसकी बात हो गई। अब हम आते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है सिमिलैरिटी का। तो क्या होता है, देखो अब दो अगर पॉलीगन्स की बात करें, पॉलीगन समझते हो ना, सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल होता है जिसमें 3 साइड होते हैं, क्लोज साइडेड फिगर होता है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल होता है, इस तरीके से पेंटागन, इस तरीके से, ऐसे ही ये पॉलीगन्स कहलाते हैं सबके सब। तो पॉलीगन्स के लिए देखो कंडीशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, बहुत ही अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत ही एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि, और ये डेफिनेशन के ऊपर एक एनटीएससी में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था, देखो देखो ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। पॉलीगन्स की बात हो रही है, हम लोग पॉलीगन्स पे इन जनरल पॉलीगन की पहले बात करेंगे कि 2 पॉलीगन्स आर ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो ये परफेक्ट डेफिनेशन है कि आप सबसे पहली बात तो ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर कर ही नहीं सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। कभी एक जैसा दिखेगा क्या क्वाड्रिलेटरल, कभी भी ट्राइंगल जैसा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना चाहिए। हाँ उनके साइजेस जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, शेप सेम होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर दोनों के शेप में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, एक जैसे दिख ही ना रहे। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो परफेक्ट डेफिनेशन है कि 2 पॉलीगन्स में जो आप कंपेयर कर रहे हो सिमिलैरिटी का मतलब 2 पॉलीगन्स सेम नंबर साइड के होनी चाहिए, और वो सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग
एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग वर्ड का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। करस्पॉन्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पॉइंट का पॉइंट से करस्पॉन्डेंस होता है। जब आप कहते हो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD और आप कहते हो कि क्वाड्रिलेटरल PQRS सिमिलर है या PRQS सिमिलर है, तो आप एंगल B को एंगल Q के इक्वल नहीं कह सकते हो। ABCD को अगर आप कह रहे हो कि सिमिलर है PRQS के, तब आप एंगल B को एंगल R के इक्वल कहोगे। ऐसा नहीं कि एंगल P को एंगल A के इक्वल कह देंगे और एंगल B को एंगल Q के इक्वल कह देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, करस्पॉन्डेंस का मतलब यही इंपॉर्टेंस है। तो करस्पॉन्डेंस वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई बार बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, तो सावधानी बरतनी है आपको। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए बच्चों, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है, खाली एंगल होने से नहीं होगा ऑब्वियसली। तब तो एंगल की बात करें तो ये एक स्क्वायर है मान लो, और एक रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। सब सारे इसके भी एंगल, सारे एंगल 90 हैं, इसके भी सारे एंगल 90 हैं। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, है ना, सिमिलर नहीं है ये ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसे ही पैरेललोग्राम की बात कर लें तो पैरेललोग्राम में साइड भी अगर सेम प्रोपोर्शन में तुम ले लो, मान लो इसके साइड को ले लिया 2 और इसको 4 ले लिया, तो ये 2 और 4 है। और एक रेक्टेंगल ले लो, क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं एक जैसे। एंगल इक्वल है, साइड तो सेम प्रोपोर्शन में ही है। दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है, एंड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट सिमिलर। तो यही सिमिलैरिटी का डेफिनेशन यही है फॉर एनी पॉलीगन। लेकिन हमारा फोकस जो है वो मेनली ट्राइंगल पे रहेगा इस चैप्टर में। हमें स्क्वायर की सिमिलैरिटी या सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स की सिमिलैरिटी में नहीं जाना है, पेंटागन की सिमिलैरिटी में नहीं जाना है, हमें ट्राइंगल के बारे में खाली बात करना है। ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे और सिमिलर होगा तो क्या होगा, ठीक है, साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है ना वो रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। रेशियो प्रोपोर्शन तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले किसी क्लास में? नाइन्थ क्लास की बुक में है, डायरेक्ट और फाउंडेशन बुक में है सर। इसका पूरा चैप्टर था 7th चैप्टर। सर 7th 8th में भी पढ़ा था सर 8th में। हाँ, तो जो ये 7th 8th में तुम लोगों ने पढ़ा था, देखना इस चैप्टर में घूम फिर के जो है ना 90% क्वेश्चंस जो हैं वो रेशियो से ही रिलेटेड होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से ही होंगे रिलेटेड, और रेशियो प्रोपोर्शन को ही मैनिपुलेट करके आंसर आता है इस चैप्टर में क्वेश्चंस का। तो रेशियो प्रोपोर्शन क्या है? रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो अरिथमेटिक है बेसिकली। मैथमेटिक्स के किस चैप्टर में वो डील होता है? रेशियो प्रोपोर्शन अरिथमेटिक में डील होता है। तो अरिथमेटिक्स है ये चैप्टर बेसिकली, विद फिगर्स, फिगर ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, समटाइम्स 2 ट्राइंगल्स 3 ट्राइंगल्स, इस तरीके से क्लब करके देंगे। तो इसमें मेनली जो हमें 90% क्वेश्चंस डील करने हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन ही है। और बीपीटी क्या था? बीपीटी रेशियो प्रोपोर्शन था जो हमने लास्ट क्लास में किया था, आपको याद हो तो रेशियो प्रोपोर्शन है बच्चों। इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। समझना बस यहाँ पर यह है आपको कि सिमिलर का डेफिनेशन क्या होता है, सिमिलर क्या होते हैं वो आपको समझना है। तो जैसे अब देखो फिगर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देते हैं ना, तो ये एक एग्जांपल देखो, बस देखो, खाली ऑब्जर्व करो, देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या ये 2 फिगर सिमिलर फिगर्स हैं? देखने से तो लग रहा है। यस सर एंगल भी इक्वल है और उसके साइड के प्रोपोर्शन भी इक्वल है। सर जनरली हम ये कहते हैं ना कि अगर कि एंगल्स अगर सारे इक्वल है तो साइड्स का रेशियो सेम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बस ट्राइंगल्स में इंप्लीमेंट होता है, एंगल्स के केस में कर सकते हैं और किसी केस में नहीं। ये बात खाली ट्राइंगल में वैलिड है, ये बात खाली ट्राइंगल में वैलिड होता है। और इसीलिए तो क्राइटेरिया होता है। इसीलिए क्राइटेरिया किस चीज के लिए? क्राइटेरिया इसी के लिए है क्योंकि अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में है तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ये ट्राइंगल की खास बात है और इसीलिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल और सर्कल जो है ना ये सबसे छोटे और सबसे बड़े पॉलीगन्स हैं। ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है और सर्कल सबसे बड़ा पॉलीगन होता है। और इसलिए तुम लोग देख रहे होगे कि सर्कल और ट्राइंगल के बारे में ज्यादा फोकस होता है स्कूल एजुकेशन में। 10th क्लास यस सर, ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल्स। यस सर, हायर ज्योमेट्री में भी यही दोनों आते हैं ज्यादातर। अच्छा, सबसे छोटे और सबसे बड़े पॉलीगन होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही वास्ट हैं। अब हम आते हैं ट्राइंगल की सिमिलैरिटी पे। तो बच्चों एक बात समझना यहाँ पर बहुत जरूरी था। क्या समझना जरूरी था? कि ट्राइंगल जो है वो एक स्पेशल केस है और
उसकी सिमिलैरिटी के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अभी सर ने कॉपी करेंगे। हम लोगों ने 6.2 एक्सरसाइज कर लिया था ना? यस सर, कर लिया था। हम्म, यस सर, लास्ट में बस 2-3 क्वेश्चंस रह रहे थे। सर प्रॉब्लम तो वहां आती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। वो कुछ क्वेश्चंस में ही होता है बच्चे, वो कुछ क्वेश्चंस में ही होता है, वो हर एक क्वेश्चन में नहीं होता है, और वहां पर आप हेल्पलेस होगे, ठीक है? ये वहां सर पर उन्हें पता नहीं चलता करने का है कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, कुछ छोटे जो सिंपल वाले जो कंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आपको स्ट्राइक कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्योमेट्री वैसे बहुत टफ है। ज्योमेट्री, मेरा मानना है कि ज्योमेट्री जो है वो सबसे ज्यादा टफ है। स्कूल लेवल पे मैथमेटिक्स की बात करें तो ज्योमेट्री सबसे टफ है, क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन आ जाती है, फिर एनालिसिस भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, इसीलिए। 9th में तो हमने वही पढ़ा है सिमेट्री। सो कंस्ट्रक्शन की बात जहां तक है, कंस्ट्रक्शन किसी किसी क्वेश्चन में आएगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस में नहीं होता है, 2-4 क्वेश्चंस में होगा आपके में। हाँ, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तब तो अलग बात है, उसमें तो फिर आप घूमते रहो। तो देखो बच्चों, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो ये तो डेफिनेशन है जो मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि अगर दो ट्राइंगल्स ABC और DEF को अगर आप सिमिलर कह रहे हो तो सिंबॉलिकली बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है, ABC और DEF को आप सिमिलर कह रहे हो तो अपने मन में आप सोचो, मेंटली आप सोचो कि सिमिलर होने का मतलब है कि एक जैसा दिखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल हो साइड्स वगैरह सब कुछ, बट एक जैसा दिखना चाहिए। मतलब एक को ना या तो कंडेंस कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, ठीक है, ट्राइंगल को छोटा कर दिया गया है या बड़ा कर दिया गया है, तो सिमिलर तब होते हैं। जैसे इस ट्राइंगल, देखो मैंने बना दिया एक ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल को मैंने बना करके और बड़ा कर दिया, तो ये जो देख सकते हो ये सारे सिमिलर फिगर्स हैं। छोटा करके लिखो चाहे बड़ा करके लिखो, इस तरीके से। अब आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है? ऐसे ही मैंने देखो कॉपी कर दिया, तो इस तरीके से इसको बड़ा कर दूंगा तो भी ये सिमिलर होगा। ये दोनों ट्रायंगल्स जो है बेटा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। देख सकते हो जितना गैप यहाँ पर है उतना ही लगभग गैप यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको। सो ये डेफिनेशन होता है इसका कि दो ट्रायंगल्स ABC को DEF के अगर आप सिमिलर कह रहे हो तो एंगल A को आपको एंगल D के इक्वल दिखाना होगा। मतलब एंगल D एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ AB बाई DE, BE बाई BC बाई EF और CA बाई FD के इक्वल होना चाहिए। ये है ना, AB बाई DE इक्वल होना चाहिए BC बाई EF के, और वही इक्वल होना चाहिए AC बाई DF के। आप देख रहे हो सारे में ये AB ऊपर में है तो BC उसी ट्राइंगल के साइड्स न्यूमरेटर में है और दूसरे ट्राइंगल के साइड्स डिनोमिनेटर में है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स। यस सर। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पर आप देखो सब कुछ तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। Here you can see that A corresponds to B, A का करस्पॉन्डेंस D के साथ है, सॉरी A का करस्पॉन्डेंस B के साथ है, B का करस्पॉन्डेंस E के साथ है ना। अब ये मेरे ख्याल से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके से दिखाते थे आई थिंक। A का करस्पॉन्डेंस D के साथ है, B का करस्पॉन्डेंस C के साथ है, E के साथ है, और C का करस्पॉन्डेंस F के साथ है। और ये सिंबल जो है ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर होगा, इसको पढ़ा जाता है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और इस सिंबल का मतलब होता है सिमिलर टू, इज सिमिलर टू। इससे ज्यादा क्या क्लैरिफाई करेगा। और इस सिंबल का मतलब तुम जानते ही हो, कॉन्ग्रुएंसी था, है ना, 9th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज। सो इसको अप्रोक्सीमेट में भी यूज करते हैं होगा आपको सिमिलर वाला। हाँ, अप्रोक्सीमेट में, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री में इसको सिमिलर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। It must be noted that, as done in the case of congruency of two triangles, the similarity of two triangles should also be expressed symbolically using correct correspondence of their vertices. वही बात है, correspondence का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप कह रहे हो कि ABC ट्राइंगल यहाँ पर जैसे DEF के सिमिलर था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC DEF के सिमिलर है, तो आप गलती से भी ABC ट्राइंगल को, है ना, ये DFE नहीं लिख सकते हो सिमिलर, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। या ट्राइंगल ABC को आप सर जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग से इक्वल लिखते थे। यस, बिल्कुल 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 वही चीज यहाँ पर कि ABC को आप EFD के सिमिलर नहीं लिख सकते हो। आपको ये लेटर्स का ध्यान रखना है, लेटर जो है वो अपने अपने प्लेसेस पे होनी चाहिए। ABC में A पहले आया है तो DEF में D पहले आना चाहिए, अगर ABC DEF के सिमिलर है तो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझना जरूरी है। लेकिन ये सारी बातें आपको क्वेश्चन जब करेंगे ना, तभी आपको ये 100% क्लैरिटी आएगी। ना वॉल्यूम बढ़ा लो, तानी आवाज नहीं आ रही आपकी, पता नहीं। नहीं सर ठीक है सर क्लियर है।
ओके यस सर, क्लियर है। ठीक है, मैं समझ गया। सो देख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, ये सब कुछ क्लियर है मेरे ख्याल से, बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दिया है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस, मैंने वही चीज कहा, शॉर्टकट जो है ना, ट्रिक्स जो होते हैं वही चीज है यहाँ पर, क्राइटेरियाज जिसको आप कहते हो। अब नेचुरल का क्वेश्चन ये आता है कि फॉर चेकिंग द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, से ABC एंड DEF को सिमिलर करना है, शुड वी ऑलवेज लुक फॉर ऑल द इक्वालिटी रिलेशंस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल इक्वालिटी रिलेशंस ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब क्या ये साइड का रेशियो भी हम सारे चेक करें कि इक्वल है कि नहीं है, और एंगल्स भी चेक करें क्या? नो Definitely, सर, है ना? नो सर। तो अब ये आपको ये भी बता रहा है कि यू मे रिकॉल दैट इन क्लास 9 यू हैव ऑब्टेन्ड सम क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। और क्राइटेरियाज क्या क्या है? सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है, जिसको मैं शॉर्टकट भी बुलाता हूँ। शॉर्टकट मतलब क्या? शॉर्टकट मतलब आइडेंटिफाइंग टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है, उसके लिए डेफिनेशन तो बेटा यही है कि सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तब हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। लेकिन अगर हमें चेक करना है, ठीक है, अब जैसे देखो होता नहीं है कि भाई बच्चे को चेक करना है कि बच्चा ऑनेस्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो मैंने एक क्राइटेरिया ढूंढ लो, कुछ क्राइटेरिया, छोटा मोटा क्राइटेरिया ढूंढ लो उसमें कि इसको ना ब्राइब करने की कोशिश करो। अगर वो सक्सेसफुली ले लेता ब्राइब तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है कि शॉर्टकट ढूंढ लिया हमने, कुछ ट्रिक्स ढूंढ लिए हैं जिससे हम कह देते हैं उसके बेसिस पे कि ये दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाए या तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए, है ना, एंगल्स इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाएगा। और जब सिमिलर हो जाएगा तो ऑब्वियसली साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। सर 2 या 3? 2 या 3 दोनों चलेगा, दो इक्वल हो जाएंगे, तीसरा भी। दो कॉरोलरी हो जाते हैं। दो हाँ जो सर, है ना, हाँ। दो, ठीक है। मतलब ये क्राइटेरिया ये कहता है कि दो एंगल्स अगर इक्वल, तीन एंगल्स अगर इक्वल हो, मतलब दो ट्रायंगल्स हैं और हमें इसमें ना खाली एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, मतलब ये कि आप कह सकते हो कि ये छोटा ऐसा है, इस तरीके का है, ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है, और ये दूसरा ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल्स जो है वो XYZ है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब बच्चा कंफ्यूज है, कैसे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली। तो उसके लिए थ्योरम दिया हुआ है और वो हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा हो जाता है। तो उस चीज का भी प्रूफ है ना, उस चीज का भी एक्सप्लेनेशन है। अगर प्रूफ नहीं है तो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कई बार मैथमेटिक्स में कई चीजों को हम डिफाइन करते हैं जिसका प्रूफ नहीं होता है, और उन डेफिनेशंस के बेसिस पे, उन डेफिनेशंस के बेसिस पे हम चीजों को प्रूफ भी करते हैं। Axioms or postulates. यस, एग्जैक्टली। तो ये देखो, ये है थ्योरम नंबर 6.3 और यही इसी में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों ऐसा होता है। थ्योरम ये कहता है कि दो ट्रायंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, then their corresponding sides are in the same ratio and hence two triangles are similar। मतलब ये क्लेम ये कर रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, एक छोटा एक बड़ा, ऑब्वियसली एबीसी को यहाँ छोटा लिया गया है, जरूरी नहीं है, आप एबीसी को बड़ा भी ले सकते थे। तो एबीसी छोटा है ट्रायंगल और देखने से लग रहा है, और डीईएफ बड़ा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, एंगल्स हमें बच्चों इक्वल दिए हुए हैं। तो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे और फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये क्लेम है, ये थ्योरम है, इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से सुनो एक मिनट, आपको समझ में आ जाएगा। दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं और यहां पर हम जानबूझ के अज्यूम कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा हमने ले लिया अपनी मर्जी से, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एबीसी ही छोटा ट्रायंगल हो, एबीसी को आप बड़ा ट्रायंगल भी ले सकते थे। तो एबीसी की छोटा ट्रायंगल अगर है डीईएफ से, मतलब एबी अगर डीई से छोटी साइड है, तो हम एक पी पॉइंट ले सकते हैं डीई के ऊपर, सच दैट ये डीपी जो है ये एबी के इक्वल हो जाए और साथ ही साथ एसी जो है वो पीक्यू के इक्वल हो जाए। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, समझ में आया? ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा, यहाँ पर आप साफ साफ दिखेगा आपको कि ये जो ट्रायंगल बना रहा है ना एबीसी ट्रायंगल, वो यहाँ से डीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यही कर रखा है देखो,
कॉन्ग्रुएंट वाई मतलब क्या भाई? एसएएस क्राइटेरिया से हुआ तो वाई क्यों पूछ सर रहे वो हो भाई? पूछ रहा है, हाँ क्यों पूछ रहा है? पता नहीं क्यों पूछ रहा है, इतने सर बेवकूफ है ऐसा क्या? क्यों होता है बच्चों का एनसीईआरटी? टेस्ट ले रहा है वो। हाँ सर एनसीईआरटी सर में वो से बहुत बच्चों का बार होता टेस्ट है। लेता है थोड़ी देर पे, ताकि बच्चे सोचे। एग्जैक्टली वो चाहता है आपसे कि आप सोचो, प्रोवोक कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज कर रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, आप सोचो खुद ही। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोच लिया एसए एससी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से कर दिया है, और इस कंस्ट्रक्शन का फायदा है। अब ये कंस्ट्रक्शन जो था ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, मतलब अगर हमें थ्योरम के फॉर्म में प्रूफ के साथ ना दिया हो ना, तो सोचना थोड़ा टफ हो जाएगा इस तरीके से। तो ये डेफिनेटली चैलेंजिंग है, नो डाउट, कि भाई कैसे मैं पी यहाँ पर पॉइंट ले लूँ। ये मेरे क्या सपने में आएगा कि मैं पी पॉइंट लूंगा यहाँ पर डी के ऊपर और उसको फिर इक्वेट करूंगा, फिर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, फिर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। इतनी सारी बातें कैसे कैलकुलेट कर लूंगा मैं, कैसे इमेजिन कर लूंगा? थोड़ा चैलेंजिंग है। बट यस, कुछ लोग होते हैं इस तरीके से जो सोचेंगे, सोचते रहोगे, या कुछ लोग नहीं बल्कि सब, कोई भी बंदा जो कि सोचेगा, अगर सोचता रहेगा ना, तो सॉल्यूशन निकल के आता है। आज से याद करो कि आज से 6 महीने पहले कोई चीज आपको बहुत टफ लगती थी, हो सकता है आज आपको लगे कि क्या यार ऐसे कैसे टफ लगता था, मुझे तो इतनी सिंपल चीज थी। ऐसा होता है, सबके लाइफ में ऐसा होता है। एग्री कि नहीं? यस सर। तो यही है कि इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने पहले जो चीज आपको नहीं आती थी, तो उसके लिए आपने बेस्ट एफर्ट नहीं डाला था, जो अब आपने डाला है तो आपको सॉल्यूशन आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहां से हमने देखा बेटा कि एबीसी ट्रायंगल जो छोटा ट्रायंगल था, हमने डीईएफ ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया हुआ है कि एबीसी जो है वो पीडीक्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एसएएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंस चल रहा है यहाँ पर, ध्यान रहे इस बात का। और बाय सीपीसीटी आ जाएगा। बाय सीपीसीटी एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल आ जाएगा, बाय सीपीसीटी एंगल बी एंगल पी के इक्वल आ जाएगा, और बाय सीपीसीटी ही एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट है जी? समझ में आया ये? लेकिन 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 क्वेश्चन में तो बी एंगल सी ई के इक्वल दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो जैसे एंगल लाइन बी पैरेलल हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। यस, और एंगल सी तो एंगल एफ के इक्वल दिया हुआ है, एंगल सी तो एंगल एफ के इक्वल दिया हुआ है। तो अब इस लॉजिक से ये PQ जो है ये पैरेलल हो जाएगा इसके EF के। एग्री करते हो सभी बच्चे? पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो जाएगा तो फिर लगेगा BPT, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। पैरेलल हो जाएगा तो उसके बाद लगेगा BPT, और BPT लगेगा तो BPT के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, DP बाई PE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? DQ बाई QF के इक्वल। ये कैसे क्यों आया? बाई BPT। Y का मतलब यहाँ पर क्या है? BPT। और ये क्यों पैरेलल हुआ भाई? क्योंकि एंगल्स इक्वल हो गए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली लाइंस पैरेलल होते हैं, तो ये BPT से आएगा। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने कह दिया है कि AB बाई DE। AB बाई DE ये कैसे लिख दिया इन्होंने? ये थोड़ा समझने वाली बात है कि DP बाई PE को इन्होंने कह दिया, DP बाई PE को कह दिया, DP बाई PE को इन्होंने कह दिया है DQ बाई QF, और उसके बाद सीधा लिख दिया है AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, और पूछा भी है why। अब इसका सर क्योंकि रीजन क्या? यहाँ पे सर सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, तो CPST से हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और जो ट्रायंगल DPQ है, ट्रायंगल DEF है, वो भी सिमिलर है। ना 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 नहीं, देखो ध्यान से देखो, तुम्हें ये समझना होगा यहाँ पर कि ये जो DP बाई PE है ना, ये BPT का एक कोरोलरी हमने किया था, याद है लास्ट क्लास में? यस सर। यस सर। सर अगर लाइन, सर अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। नहीं, कोरोलरी था ये कि BPT तो ये होता है कि DP बाय, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना इसमें, इस फिगर में ध्यान से देखना बेटा, DP बाय PE जो होता था वो DQ बाय QF के इक्वल होता था। ये BPT है, DP बाय P ये BPT है, ये है BPT। ठीक है, लेकिन इससे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो करके 1 ऐड करके और 1 ये किया था क्या? नहीं किया था? यस सर कर यस सर, कंपोनेंट डिविडेंड कंपोनेंडो डिविडेंडो सर, न्यूमरेटर यस सर, उसी से हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। नहीं, एक मिनट, कंपोनेंडो डिविडेंडो से मैंने ये आपको बताया था ना कि DP बाई DE जो होगा वो DQ बाई DF के इक्वल होगा। यस सर, आपने बताया था। यस सर, आपने बताया था। ओके, ठीक है, तो हो गया ये काम, हो गया। जब कोरोलरी लगाएंगे ना बेटा, कोरोलरी लगाने के बाद अब DP को इस इक्वेशन में, ये जो कोरोलरी में जो DP है ना, क्योंकि DP तो AB के इक्वल किया था हमने, याद करो। यस सर।
उसकी वजह से ये इक्वल आ जाएगा। और डी क्यू किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, तो ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो AB बाय डी जो है वो AC बाय DF के इक्वल आ जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, ये BC भी इक्वल हो जाना था, BC भी इक्वल हो जाना था किसके? PQ के इक्वल हो जाना था, यहाँ से BC भी PQ के इक्वल हो जाना था। तो अब ये फिर से ये इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर, सिमिलरली AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF। ये BC बाई EF के इक्वल कैसे हो जाएगा? कोई रीजन बताएगा मुझे? यहां पर एनसीईआरटी ने ना थोड़ी सी मक्कारी कर दी है। यहां पर इन्होंने लिखना चाहिए था y, यहां पर लिखना चाहिए था y। कंफ्यूजन हो रही है सर CPST ना सर, लेकिन CPST ABC देखो, सुनो 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 सुनो, CPST नहीं लगाना है अभी हमें। एक्चुअली में ये प्रूव ही करना है हमें, तो खाली एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF की वैल्यू इक्वल है। तो उसमें हमने खाली ये प्रूव किया है AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, हमने ये प्रूव कर दिया। मतलब दो साइड का रेशियो जो है वो हमने इक्वल दिखा दिया। अब ये कह रहा है कि तीसरे के भी इक्वल हो जाएगा, ये कैसे भाई? ये कैसे? इसमें कौन सा बेवकूफी लगा? सर सेम प्रोसेस वापस से रिपीट करेंगे। सर इसके लिए डी को डी के इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक बच्चे की आवाज आई थी जिसका मैंने सुना, वो लॉजिक सही कह रहा है कि ये जो भी तुमने यहाँ पर किया हुआ है ना, कि ये PQ जो लाइन ड्रॉ किया है, ये PQ नहीं ड्रॉ करके तुम अगर इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करते ना लाइन, इस तरीके का कुछ लाइन ड्रॉ करते, तो उस लॉजिक से फिर ये इक्वल आता, यही रेशियो इक्वल आता। सिमिलरली जो वर्ड है ना, ये खतरनाक वर्ड है सिमिलरली वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जैसे यहाँ पर PQ ड्रॉ कर दिया था आपने पैरेलल EF के, या यूं कहें कि आपने DP इक्वल ले लिया था AB के, वैसे ही आप यहाँ पर एक पॉइंट लो, अब दूसरे साइड्स पे पॉइंट लोगे ना, तो उस रीजन से AB बाई DE जो है वो BC बाई EF के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ पर ये थोड़ा सा खतरनाक है, और इसलिए y नहीं लिखा है, क्योंकि y ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए y से बच गया। ये y लिखना चाहिए था यहाँ पर भी। तो इस तरीके से होगा बेटा कि आपको ना फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उस केस में आपको ये जो BC के बराबर लेंथ है वो कुछ यहाँ पर लेना पड़ेगा, आपको सपोज EM लेना पड़ेगा जो BC के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा पॉइंट, सपोज N ले लेते हो तो वो EN जो है वो AB के इक्वल है, और फिर आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो आपने पहले कर रखा है, और उसके बेसिस पे आप ये कहोगे कि AB बाई DE जो है वो BC बाई EF के इक्वल हो जाएगा, और फिर तीनों साइड जो है, तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएंगे फिर इस तरीके से। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ, हाँ बोलो सर। एग्जाम में तो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं ना, सिमिलरली लिख के कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल 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 सिमिलरली, इसीलिए यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा ही नहीं। सबसे पहली बात, नहीं ये नहीं आता, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अभी तक आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। ठीक है, आज तक नहीं आया है तो नहीं आएगा ये। और दूसरी बात, अगर आता भी है तो आप ये सिमिलरली बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली लिख करके बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। तो ये रीजन था बेटा। अब देखो ये साइड सेम प्रोपोर्शन में आ गए, तो डेफिनेशन जो है बिल्कुल वैलिड है। और ऐसे ही आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी भी किया होगा, याद करो कॉन्ग्रुएंसी में भी तो ऐसे ही था कि साइड्स अगर इक्वल हो जाते थे तो हम एंगल्स को इक्वल दिखा देते थे। सॉरी, दो साइड और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता था तो तीसरे साइड को भी इक्वल दिखाते थे और बाकी दो एंगल्स को भी इक्वल दिखाते थे, और फिर कहते थे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने यही किया है, हमें एंगल्स तीनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। हमने क्या किया, थोड़ा बहुत है ना तिकड़मबाजी लगा के कंस्ट्रक्शन वगैरह करके, और फिर हमने ये दिखा दिया कि इनके साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में हैं, और साइड सेम प्रोपोर्शन में है, एंगल्स इक्वल गिवन है, ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। डेफिनेशन से, डेफिनेशन तो यही कहता है कि सारे एंगल्स इक्वल होनी चाहिए और साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तो वो हमने दिखा दिया। साइड सेम प्रोपोर्शन में नहीं दिया हुआ था यहाँ पर, तो वो हमने प्रूव कर दिया, है ना, अपना लॉजिक लगा करके, कंस्ट्रक्शन करके, और यही हमें करना था इसमें। तो आपको ये आप मेरे ख्याल से अब कन्विंसिंग लगता है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए कि भाई हाँ ठीक है, तीन एंगल्स अगर इक्वल होते हैं ना तो साइड भी सेम प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट तो होना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, और क्या चॉइस है हमारे पास। सर हर बार ऐसे ही प्रूफ ना कंस्ट्रक्शन करके ही होता है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ऐसे कंस्ट्रक्शन करके ही करना पड़ेगा। ये क्या बोल दिया तुमने, मैथमेटिकल प्रूफ ही तो था। सर मतलब कंस्ट्रक्शन तो हमने इमेजिन कर दिया, कैलकुलेशन। कहो हाँ, कैलकुलेशन से ऐसा नहीं है कि जोड़ घटाव करके निकाल देंगे प्रूफ, ऐसा नहीं है। हाँ ये बात सही है,
कि जोड़ने घटाने से इसका प्रूफ नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, एक बार आप इसको फ्रेश कर रही फिगर को, बहुत ही गंदा फिगर था ये, कि अगर ये हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, और एक दूसरा ट्राइंगल है जिसमें भी कुछ ऐसी ही बात है, जिसमें भी कुछ ऐसी ही बात है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर माने जाएंगे। और साथ ही साथ जो यहां पर a बाई डी का वैल्यू होगा, a बाई डी अपने आप में एक नंबर है, a बाई डी क्या है बेटा, a बाई डी एक नंबर है, वो रेशियो है ऑब्वियसली, a बाई डी नंबर है, तो ये b बाई ई के इक्वल होगा, और यही आपका c बाई एफ के भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि दो ट्राइंगल्स में अगर एंगल्स इक्वल हैं, खाली एंगल्स, तीनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, तो उनके साइड ऑटोमेटिकली सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, एंड देयरफॉर दे विल बी सिमिलर। यस सर। यस सर। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अच्छा, इसका कन्वर्स कह रहा हूं, ये इसके बाद जो है इसी का एक कोरोलरी भी है। कोरोलरी क्या है कि दो एंगल्स इक्वल हैं तो भी माना जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि दो एंगल्स अगर इक्वल है तो भी तीसरा एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. This may be referred as AA similarity. AA similarity criteria कहते हैं इसको। तो जब आप लिखोगे ना, जैसे देखो आपको फिगर दिया होगा इस तरीके का और एंगल्स इक्वल दिए होंगे, XYZ ये दिया हुआ है और इसका भी एंगल जो है XYZ दिया हुआ है, आप देख पा रहे होगे। और मान लो ये है ABC और ये है PQR, तो जब आप लिखोगे कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, तो यहाँ पर साइड में क्या लिखोगे, एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पर तीनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। डबल ए नहीं लिख सकते? लेकिन अगर मान लो खाली दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं XY XY, तब क्या करेंगे, तब क्या लिखेंगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया। समझ में आया सबको? तो ये क्राइटेरिया लिखने की बात है। सर ये कोरोलरी अगर सर ये ए अगर यूज करेंगे हम तो फिर एग्जाम में नंबर तो नहीं कटेंगे ना सीबीएसई वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके देखो, ये हम ना एक थ्योरम और भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। सर उसका प्रूफ तो लिख ही नहीं पाए। एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है, क्या प्रूफ लिखोगे, एनसीईआरटी में तो दिया ही है। सर एनसीईआरटी मैंने में एक्सप्लेन शॉर्ट करके दे दिया है। हाँ सर, ओके सर। मैंने एनसीईआरटी में लिखा था, मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया मैंने बस खाली, है ना। ये देखो, ये है थ्योरम नंबर 6.4। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है आपसे कि एक ट्राइंगल ले लो, ये रहा ट्राइंगल, ड्रॉ करते हैं फिगर, अच्छा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, ये लो, ठीक है जी। एक और फिगर आए, एक और फिगर, एक और फिगर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये देखो सर इसमें भी हम एसएएस मतलब साइड एंगल साइड वाली को बेसिक मान के चल रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये देखो दूसरा ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये एक केबीसी ट्राइंगल है और इसमें डीईएफ ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स हैं। इसमें ये एंगल ए मान लो एंगल डी के इक्वल दिया हुआ है, आप चाहे तो एंगल बी को भी एंगल ई के इक्वल ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन ये है कि एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है एंगल ए एंगल डी के इक्वल दिया हुआ है, और साथ ही साथ ए बी बाई डी ई ये इक्वल है ए सी बाई डी एफ के, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल की जो साइड्स हैं वो ए बी और ए सी हैं, देयरफॉर ए बी और ए सी का ही रेशियो लेंगे, करस्पॉन्डिंग इधर वाले ट्राइंगल का डीई और डी एफ साइड के रेशियो के इक्वल लेंगे। तो ये अगर कंडीशन दिया हुआ है बच्चों, अगर इन ट्राइंगल्स में ये जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स में बेटा अगर ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, सॉरी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और ए बी बाई डी ई ए सी बाई डी एफ के इक्वल है, ए बी बाई डी सी सॉरी ए बी बाई डी ई ए सी बाई डी एफ के इक्वल है, तो भी कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा, सॉरी सिमिलर माना जाएगा एसएएस से, एसएएस क्राइटेरिया से, क्योंकि दो साइड का रेशियो सेम है एंड इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते थे एंगल बी अगर एंगल ई के इक्वल दिया होता मान लो, और ए बी बाई डी ई अगर बी सी बाई ई एफ के इक्वल दिया होता, तो भी एसएएस क्राइटेरिया हम कह सकते थे कि एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं।
आई होप समझ में आया होगा। एंगल बी अगर एंगल ई के इक्वल दिया होता, एंगल बी के एंगल ई अगर, है ना, तो इनके साइड का रेशियो जो है ए बी बाई डी ई वो बी सी बाई ई एफ के इक्वल भी दिया होता, तो कह सकते थे ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। सो ये डेफिनेशन क्या होता है, ये थ्योरम क्या है, एससीएस क्राइटेरिया का थ्योरम क्या है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स लो पहले, साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द या इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। सर ये तो ट्रिपल एफ का है। ओके सॉरी मैंने उल्टा कर दिया कुछ, क्या ये तो हाँ कुछ और ही है ये तुमने सही पिक किया बेटा, तुमने सही पिक किया, तो मैंने दूसरी क्राइटेरिया बता दी यहाँ पर। एसएसएस है ये, मतलब ये कह रहा है आपसे कि एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लो, और फिर इसमें अगर आपको ये गिवन है ए बी बाय डी ई और बी सी बाय ई एफ, और यही इक्वल दिया हुआ है ए सी बाय डी एफ के, साइड सेम रेशियो में दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और फिर ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसएसएस क्राइटेरिया। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइड जो होंगे, एसएसएस का मतलब यहां पर साइड्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे बच्चों वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो हम एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और फिर हम क्लेम कर सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो ये कैसे होगा, ये थ्योरम को प्रूव करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखो ये सर। बोलो सर एसएस का भी प्रूफ है इसमें? एसएस का देखते हैं प्रूफ दिया हुआ है कि नहीं। ओके सर। ये रहा, बनाया तो जा ही सकता है ना, एसएस का भी लॉजिकली एक्सप्लेन तो किया ही जा सकता है, ऐसा थोड़ी है नहीं कर सकते हैं। एसएस को भी हमें लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके सर। कई बार क्या होता है ना कि कई बार चीजों को बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये रहा प्रूफ इसका दिया हुआ है कि अब हमने फिर से क्या किया कि ट्रायंगल एबीसी को छोटा ट्रायंगल मान लिया है कि हम एबीसी ट्रायंगल जो है उसके साइड्स डीईएफ के कंपैरिजन में छोटे साइड्स हैं। इक्वल होगा तब तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगा और फिर तो कोई प्रूफ करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो तो सिमिलर होते ही हैं। बट अगर इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। हमने एबीसी ट्रायंगल को छोटा ट्रायंगल ले लिया है और फिर आप देख सकते हो कि रेशियो जो है लेस देन 1 हमने लिया हुआ है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है लेने में। ओके, फिर से वही लॉजिक, ठीक है जी, साइड सेम प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। इसमें गिवन क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको दिया हुआ है ये बात, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ए बी बाई डी आपको इक्वल दिया हुआ है बी सी बाई ई एफ के, और यही इक्वल दिया हुआ है बेटा ए सी बाई डी एफ के इक्वल दिया हुआ है। और क्या प्रूव करना है बच्चों, प्रूव ये करना है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें, तो इसके लिए फिर से वही बात कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पी और क्यू पॉइंट ले लेंगे सच दैट ये ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, डीपी के, और ए सी इक्वल हो जाएगा डी क्यू के। फिर वही लॉजिक कि भाई इसमें साइड सेम प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। अच्छा जी, एक मिनट देखो यहां पर डीपी बाई पीई, यहां पर डीपी बाई ए बी, ओके, होगा क्या यहां पर देखें अगर हम, तो डीपी बाय डीई की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, डी क्यू बाय क्यू एफ डी एफ डी एफ, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा क्या, ये इक्वल होगा क्या, क्यों क्यों इक्वल होगा ये इसलिए इक्वल होगा, ये गिवन है, ये गिवन है। क्यों गिवन है पता है, क्योंकि डीपी ना इक्वल है ए बी के। एग्री करते हो? यस सर, हम पहले ही प्रूव यस कर चुके हैं। सर, यस सर। डीक्यू किसके इक्वल है, गिवन है। और सर डीक्यू इक्वल है बीसी के, एसी के। तो ये तो दिया ही है, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, ए बी बाई डी ए सी बाई डी एफ इक्वल तो दे ही रखा है, देख ही सकते हो आप। ये रहा, ये देखो दिया हुआ है, देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए बेटा ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ अभी। इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, ए बी बाई डी ए सी बाई डी एफ के इक्वल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा ए बी बाई डी ए सी बाई डी एफ के इक्वल है। बट ए बी तो हमने अभी अभी कंस्ट्रक्ट किया ना डीपी के इक्वल, और ए सी तो हमने अभी अभी कंस्ट्रक्ट किया ना डी क्यू के इक्वल। सो अब हम
AB by DE इज इक्वल टू AC by DF को DP by DE इज इक्वल टू DQ by DF लिख सकते हैं। DP by DE इज इक्वल टू DQ by DF लिख सकते हैं। ओके, अगर DP by DE को PQ by PF के इक्वल, सॉरी DQ by DF के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT से हम कह सकते हैं PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। यस सर। है ना, ये लिखा हुआ है हाउ बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ, फिर से बोलो। सर ये कंपोनेंट डिविडेंडो एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं हुआ। कंपोनेंडो डिविडेंडो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वन ऐड तो दोनों साइड में कर सकते हैं ना। वन ऐड तो कर सकते हैं दोनों सर यूज तो होता है वो। भी कर सकते हैं। यस सर, ये भी है बात। ओके, तो सर देखो ध्यान, हाँ बोलो। सर वहाँ DP by PE is equal to DQ by QF है, आपने DP by DE is equal to DQ by DF करा है। नहीं, ये एक मिनट, क्या किया हुआ है इन्होंने? DP by PE लिखा हुआ है, DP by PE। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? तो ये कैसे इन्होंने लिख दिया, बताओ तो मुझे, ये इन्होंने कैसे लिख दिया? DP by PE is equal to DQ by QF कैसे लिख दिया? सर नहीं BPT तो तब, अरे एक मिनट, DPT तो DP तो क्या बोलते हैं, BPT तो तब लगाएंगे ना जब ये तुम्हें पता हो कि PQ पैरेलल है। सर तो वो तो एंगल इक्वल कर लेंगे ना, क्योंकि वो हमने एक मिनट, कंस्ट्रक्शन ऐसा किया हुआ सर सेम बात है ना सर, जैसे हमने किया -1 कर देंगे। नहीं, सुनो, हाँ -1 किया, बिल्कुल सही। ये तुम्हें अभी रेसिप्रोकल करके -1 किया होगा। हाँ बिल्कुल, सुनो, वही बात है, इसमें डायरेक्टली मारा हुआ है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया ना DP by DE, है ना। यस सर, समझ आ गया। हाँ, ये एंगल तुम्हें पता नहीं है कि इसके इक्वल है या नहीं है, पहली बात, ठीक है। तुमने बस इतना सा कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, ठीक है। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट को जनरली मेरे ख्याल से प्रूव करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि कई बच्चों को ये बहुत टफ लग रहा होगा, क्या कर रहे हैं ये फालतू का डिस्कशन। लेकिन फिर भी देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने खाली बस इतना किया है कि AB को तुमने DP के इक्वल बनाया है और AC को DQ के इक्वल बनाया है। तुम्हें अब एंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे, ये एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तुम इतना जरूर क्लेम कर सकते हो कि तुम्हें AB, जैसे AB by DE, देखो यहाँ पर AB by DE जैसे इक्वल दिया हुआ है AC by DF के, तो AB को तुम DP से रिप्लेस कर सकते हो और AC को तुम यहाँ पर देखो, AC को तुम DQ से रिप्लेस कर सकते हो, और फिर तुम्हारे पास ये रिजल्ट आएगा, और फिर तुम क्लेम कर सकते हो कि BPT से आया। इसने यहाँ पर शॉर्टकट मारा है, ठीक है। ये देखो शॉर्टकट लगाया है इन्होंने NCERT में कि DP by PE इक्वल हो जाएगा DQ by DF के। इन्होंने कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन इन्होंने शॉर्टकट लगा दिया है, वैसे -1 करके इन्होंने शॉर्टकट लगाया है, ठीक है। तो ये तो समझना और भी टफ है मुझे लगता है, ठीक है। ये भी समझना उतना ही टफ है जितना मैंने ये शॉर्टकट मारा है यहाँ पर, ठीक है। सर वो आसान ही है, AB by DE को रेसिप्रोकल कर देंगे और फिर -1 कर देंगे। हाँ, -1 कर और देंगे, फिर AB की जगह DP पुट कर देंगे सर। यस सर। यस आसान तो सर बिल्कुल जो भी नहीं। आपने सेलेक्ट किया है, उसके नीचे आपने PQ पैरेलल EF लिखा है, वो एक बार समझा सकते कैसे किया? तो ये तो होता ही है ना बेटा, ये कन्वर्स ऑफ BPT ही तो है। ये क्या है? ये करोलरी ऑफ BPT है। DP by DE DQ by DF के इक्वल है। DP देख रहे हो यहाँ पर, DP by DE मतलब सर इसमें ये तो BPT नहीं है, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो पहले लगाना पड़ेगा, फिर BPT से कर सकते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ये एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल में, ये मान लो D और E पॉइंट्स हैं सच दैट ये पैरेलल है। तो AB by DB अगर AE by AC के इक्वल है तो भी तुम कह सकते हो कि DE पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। अगर AD by AB अगर AE by AC के इक्वल है तो भी तुम कह सकते हो DE पैरेलल है BC के, ठीक है। दोनों तरीके से कह सकते हो। सर बुक में इसमें तो BPT के जो फाइनल प्रूफ किया है उसमें तो AD upon DB लिखा है। नहीं, वो तो BPT का रिजल्ट है ना, वो BPT का रिजल्ट है ना। BPT से ही तो ये रिजल्ट आया हुआ है। ये रिजल्ट जो आया है AD by AB इज इक्वल टू AE by AC, ये BPT के रिजल्ट से ही आया हुआ है, ठीक है।
हाँ, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ये डी पैरेलल टू बीसी इस केस में भी फॉलो होगा, ठीक है। तो सर वो हमें एडी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बीपीटी लिख सकते हैं इस केस में भी जो आपने हाँ किया जी, है, बिल्कुल उसमें भी बीपीटी बिल्कुल लिख सकते बिल्कुल यहाँ पर, हाँ बिल्कुल कन्वर्स ऑफ हैं। ओके बीपीटी, सर। कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, तो ये हो गया। अब इसके बाद तुम क्लेम ये कर सकते हो, जब ये पैरेलल तुमने दिखा दिया कन्वर्स ऑफ बीपीटी से कि ये लाइन पैरेलल हो गई इस लाइन के, पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के, तो आप क्लेम कर सकते हो कि एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल क्यू जो है एंगल डी क्यू पी, वो एंगल डी एफ ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेम लॉजिक से फिर से वही बात की, सेम लॉजिक से फिर ये भी हम दिखा सकते हैं। डीपी बाई डी जो है क्या दिया हुआ है, डीपी बाई डी, यहाँ पे फिर से दोबारा लिखा हुआ है इन्होंने, डीपी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ ई एफ, इस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या किया, बीसी को पीक्यू के कन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बीसी को पीक्यू के इक्वल प्रूव कर दिया है, बीसी और पीक्यू को इक्वल प्रूव कर दिया। कैसे बीसी को इक्वल कर देंगे प्रूव बेटा, कैसे कर देंगे इसमें, ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस सर। Yes. नहीं Yes. Congruent to पहले यस सर हो जाएंगे। हाँ सर हो जाएंगे। कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, the ठीक है? same. वही चीज है यहाँ पर, सिमिलैरिटी भी प्रूव करना पड़ेगा। हाँ देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये डीपी बाई डी जो है वो डी क्यू बाई डी एफ के इक्वल होगा, और फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन में तो डीपी बाई डी जो है, ध्यान से सुनना एक बार, एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ध्यान से सुनना, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो मत सुने, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना। डीपी बाई डी डी क्यू बाई डी एफ के इक्वल तो हमने देख लिया है, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन यही किसके इक्वल है, बीसी बाई ई एफ के BC इक्वल है, by EF. यही तो बीसी बाई ई एफ के इक्वल है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है बीसी बाई ई एफ लिखा हुआ है। वाई, तो रीजन इसका ये है कि ये गिवन है भाई, गिवन है उसी में से तो निकाला है हमने, तो यहाँ जो वाई लिखा हुआ है ना, इसका रीजन यही है कि तो गिवन है ए बी बाई डी जो है वो डीपी बाई डी के इक्वल है ना, बट ए बी बाई डी जो है वो तो बीसी बाई ई एफ के इक्वल है, देयरफॉर डीपी बाई डी जो होगा वो बीसी बाई ई एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और सारे रेशियोज बराबर हो जाएंगे, और सारे रेशियो जब बराबर होंगे तो यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि बीसी पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। सर ये खुद और लिख BC के जब देखने पड़ेंगे बाद में। हाँ खुद से लिख के देखना पड़ेगा बेटा, ये आपको तो प्रूफ वैसे जो है सारे साइड प्रूफ आपसे वो पूछा तो नहीं दिए जाएगा, हाँ प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आप जो है इसमें आप कर सकते हो इसको, देखो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और फिर उसके बाद ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट, एबीसी ट्राइंगल जो है बेटा ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा डीपी क्यू के, और एबीसी और डीपी सर मतलब जो ABC क्राइटेरिया होते हैं कि प्रूफ के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, फिर उस कंस्ट्रक्शन को प्रूफ करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो इससे Okay, एबीसी ट्राइंगल और डीपीक्यू ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और साइड तो पहले से ही रेशियो, सारे रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे, यही है। अब इसके बाद देखो रिमार्क लिखा हुआ है कि यू मे रिकॉल दैट आइदर ऑफ द टू कंडीशंस नेमली करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो नॉट सफिशिएंट फॉर टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर। पॉलीगन के लिए जनरल ट्रू नहीं है, ट्राइंगल के लिए ट्रू है। However, on the basis of theorem 6.3 and 6.4, you can now say that in the case of similarity of two triangles, it is not necessary to check both the conditions as one of the conditions implies the other. तो किसी बच्चे ने बोला था ना कि खाली ट्राइंगल में ऐसा होता है स्टार्टिंग में, है ना, किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में बोला था कि ये ट्राइंगल में खाली होता है कि एंगल्स इक्वल है तो हो जाएगा, या साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो भी हो जाएगा। तो देखो एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली इसमें साफ साफ आपको लिख के दिया हुआ है कि ये जनरल पॉलीगन के लिए, मतलब क्वाड्रिलेटरल पेंटागन के लिए जरूरी नहीं है ट्रू हो, बट ये ट्राइंगल के लिए ट्रू होता है कि खाली एंगल्स अगर इक्वल हो जाए या खाली साइड सेम प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो दूसरी चीज अपने आप हो जाती है, मतलब एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये ट्राइंगल में ऐसा होता है। इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि थ्योरम का प्रूफ बताओ, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये टफ नहीं है बहुत ही, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार जरूर ट्राई कर लेना। मैंने तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया इसको। सर पहले वाले का तो कर दिया, दूसरे वाला का करना पड़ा। ठीक है, यस सर। और कौन थिंकिंग काफी डेवलप कर। नेक्स्ट है SAS, SAS देखते हैं जल्दी जल्दी, इसको भी देख लेते हैं।
बहुत सारे थ्योरम्स हैं भाई इसमें, तो और भी देखो एक और थ्योरम है, ये आपको बता रहा है कि सॉरी, आपसे ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, मैं जल्दी जल्दी इस बार जल्दी नहीं करता हूँ, मैं आराम से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आसान भी है वैसे। कह रहा है कि वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब ये कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी बाई डी ई इक्वल है ए सी बाय डी एफ के, और एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें मिसिंग पार्ट क्या है? मिसिंग पार्ट है कि दो एंगल के बारे में तो बात ही नहीं की, एंगल बी और एंगल सी, और एक और यहाँ पर प्रोपोर्शन भी नहीं है, और बीसी हाँ अपॉन एक ईएफ साइड, भी इक्वल नहीं है, और एक जो रेशियो है BC बाई EF वो भी इक्वल नहीं दिया हुआ है, बाकी दो साइड्स के रेशियो के जो ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं उनके इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो कुछ मिसिंग है इसमें। तो हमें वही चीज प्रूव करना पड़ेगा इसमें कि भाई एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल F के इक्वल होगा, और जो रेशियो BC बाई EF है वो इक्वल होगा AB बाई DE के एंड AC बाई DF के, ये इक्वल होगा। अगर हम ये बात दिखा देते हैं, ये प्रूव कर देते हैं, क्या क्या प्रूव कर देते हैं? एंगल बी को एंगल ई के इक्वल प्रूव कर देते हैं, एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल प्रूव कर देते हैं, एंड द रेशियो बीसी बाई ई एफ जो है उसको अगर हम ए बी बाई डी के एंड ए सी बाई डी एफ के इक्वल दिखा देंगे तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो उसके लिए क्या किया हुआ है देख सकते हो आप, फिर से एबीसी ट्राइंगल को छोटा ट्राइंगल लिया हुआ है सच दैट हम यहाँ पर एबीसी के बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस साइड को इसके बराबर ले लेंगे बेटा, एसी को आप डी क्यू के बराबर ले लो, और ये एंगल तो इक्वल दिया ही हुआ है, तो इस केस में तो कोई ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं कि डायरेक्टली यहां से एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डीपीक्यू के, कोई इश्यू ही नहीं है एसएएस से। सबसे सिंपल केस ये था एसएएस। और फिर बाई सीपीसीटी कह सकते हो आप यहां से, बाई सीपीसीटी बहुत सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। क्या इक्वल होगा भाई? पीक्यू इक्वल, अच्छा पीक्यू पैरेलल बोल दिया इन्होंने, एंगल बी और एंगल सी को एंगल पी और एंगल क्यू के इक्वल ले लेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? देखो सबसे पहली बात तो ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल, हाँ सीपीसीटी से ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और सर पीक्यू पैरेलल ईएफ है, सर पीक्यू पैरेलल ईएफ है क्योंकि जो हमें इक्वेशन गिवन है ना ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो हम ए बी की जगह डीपी रख देंगे और ए सी की जगह डी क्यू रख देंगे और फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल कर देंगे। ए बी बाई डी ई इक्वल दिया हुआ है ना तुम्हें, ए बी बाई डी ई ए सी बाई डी एफ के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम यहां से ये कह सकते हो ए बी, अच्छा एक बात और कि तुम ए बी को रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, इसमें जो गिवन है ना उसी में तुम ए बी को रिप्लेस कर सकते हो डी के साथ, ठीक है। यस, और ए सी को और DQ, और यहीं से तुम कह सकते हो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से तुम यहीं से कर सकते हो पीक्यू इज पैरेलल टू, हाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्लेम कर सकते हो कि पीक्यू पैरेलल हो गया किसके, ईएफ। तो पीक्यू पैरेलल क्यों हुआ और ये क्यों, और इसका रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये एसएएस से कॉन्ग्रुएंट है और साथ ही साथ ये इसलिए है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद तो बेटा एंगल जो है बी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, और साथ ही साथ बीसी क्योंकि इक्वल हो चुका है पीक्यू के, ठीक है, बीसी इक्वल हो चुका है पीक्यू के, तो नहीं सॉरी इतना करने की जरूरत ही नहीं है, एंगल्स इक्वल हो गए ना, सारे एंगल्स इक्वल हो गए ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो ही गया, एंगल्स इक्वल हो गए ना यहाँ से। एंगल डी तो पहले से ही एंगल ए के इक्वल दिया हुआ है, एंगल बी को हमने दिखा दिया अभी अभी कि एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी को भी हमने दिखा दिया एंगल एफ के इक्वल है। तो सबसे पहला जो थ्योरम किया था कि अगर तीन एंगल्स इक्वल होते हैं ट्राइंगल्स में तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उसको यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर होगा। व्हाई? थ्योरम 6.3, ठीक है। वाई का रीजन क्या होगा यहाँ पर 6.3 थ्योरम, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमने देख ही लिया था भाई कि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो क्यों हम ना यहाँ पर थ्योरम 6.3 क्यों ना हम अप्लाई कर दें, हमने सीख रखा है ना वो थ्योरम 6.3, तो जो सीखा हुआ है उसको यूज तो कर ही सकते हैं। एग्जाम में तो थ्योरम 6.3 लिखेंगे नहीं, तो उधर फिर क्या करेंगे? पहली बात ये थ्योरम प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरी बात, उसमें वहां पर तुम थ्योरम 6.3 नहीं लिखोगे, वहां पर तुम ये लिखोगे कि इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। थ्योरम का उसको हम ए रूल भी तो कहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। मच्छर काफी सारे आ गए, हाँ ठीक है।
तो इस तरीके से हम थ्योरम 6.3 नहीं लिखते हैं, वहां पर लिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। या एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी कह सकते हो, एंगल 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 सिमिलैरिटी भी तुम कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप समझ में आया होगा आपको। यस सर। यस सर। ओके, और भी कुछ बचा सर है? 1 मिनट के लिए स्क्रीन इरेज मत कीजिएगा, बस 1 मिनट के लिए। ठीक है। सर वैसे नंबर थ्योरी भी काफी टफ है अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो। मुझे सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, नंबर थ्योरी से ज्यादा मुझे लगता है कि ये ज्यादा मुश्किल है, ज्योमेट्री ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां तो थ्योरम्स, उसमें थ्योरम्स होते हैं, उसमें ज्यादा यस सर, इसलिए हायर मैथमेटिक्स मान दी है। डिफिकल्ट है, नंबर सिस्टम ज्यादा हार्ड लगता है। देखो हार्डनेस मेजर करने का तरीका होता है ओलंपियाड, पता है सबको। सर जो चीज समझ ना आ जाए वो हार्ड होती है। मैथमेटिक्स में जो टैलेंट सर्च होता है ना, टैलेंट, मैथमेटिकल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो है वो ओलंपियाड होता है, और ओलंपियाड में 6 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 ज्योमेट्री के आते हैं। सर इनमें मतलब में 3 ज्योमेट्री के आते हैं। सबसे ज्यादा ज्योमेट्री के आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि वो आपका ज्योमेट्री टेस्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री इज द क्या कहना चाहिए, नहीं टफेस्ट तो है ही, साथ ही साथ ज्योमेट्री इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर द एग्जामिनेशन। सर जो चीज समझ आ जाए वो ज्योमेट्री इज इजी द है और जो चीज पैरामीटर, नहीं है ज्योमेट्री इज द पैरामीटर टू आइडेंटिफाई इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली। और वो हाईएस्ट जो एग्जाम होता है आईएमओ, उसमें भी ऐसे ही आता है, 2 या 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के ही आते सर हैं। 3 आते हैं, 2 या 3 लास्ट 10 साल से अब 3 क्वेश्चन कर दिए उन्होंने। 2 या 3 आते हैं, तो वैसा ही है। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आता है कि ज्योमेट्री इज टफेस्ट अमॉन्ग ऑल द। सर लेकिन पता है मेरे को सर एक्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स। सर लेकिन आरएमओ में मेरे को ज्योमेट्री ज्यादा इजी लगती है अलजेब्रा वगैरह से। अलजेब्रा बहुत टफ होती है आरएमओ की। ये एब्सोल्यूट नहीं है ना, डिफिकल्ट होना, टफ होना, ये सब जो वर्ड है ना, ये वर्ड बहुत ही कॉम्पेरेटिव वर्ड होते हैं, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं एग्जैक्टली। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है आरएमओ में सर वो तो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ये एग्जांपल करो तो बच्चों, कह रहा है प्रूव करो सिमिलर है। सर हो गया, सर हो गया ये तो। सर हो गया, सर हो गया। ये अल्टरनेट एंगल से वर्टिकल हो जाएंगे और सर वर्टिकल अपोजिट एंगल से पीओक्यू और आरओएस हो जाएंगे। रोल सॉल्व कर देंगे सर। यस हाँ जी सर एक सवाल, सर ये ज्यादातर क्वेश्चंस में जो सिमिलैरिटी दी रहती है वो सही दी रहती है? हाँ, सिमिलैरिटी दी रहती है, मतलब सिमिलैरिटी के सिंबल के साथ लिखा रहता है ये। सर ये जो पीओक्यू सिमिलर टू एसओआर है सर, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में ये सिमिलर का जो पैटर्न होगा वो सही दिया होगा? वेट, जब ये लिखा हुआ है ना ट्रायंगल पीओक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एसओआर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो सही ही लिखा हुआ है। मतलब ये कि पी एस के करस्पॉन्डेंस है, ओ का करस्पॉन्डेंस ओ के साथ है, क्यू आर के साथ है, ठीक है। हम इससे ये अगर ऐसा कहीं पर लिख दिया गया कि ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ ई के, ठीक है, तो हम अपना दिमाग लगा करके इसको डी एफ ई नहीं कर, डी एफ नहीं कर देंगे। ये अगर इसके सिमिलर दिया हुआ है, दैट मींस आपको ये कह रहा है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, एंगल सी एंगल ई के इक्वल है। ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है। ये आप अपनी मर्जी से इसको बना करके डीईएफ नहीं कर सकते हो, है ना। ये डीएफई ही रहेगा, है ना। सिमिलर बोल दिया गया है तो करस्पॉन्डेंस ऐसा ही रहेगा, फिक्स हो गया, ठीक है। मतलब जो आपने पूछा ना कि ज्यादातर सही दिया रहता है, वो सही, उसको आपको सही मानना पड़ेगा। अगर ऐसा लिख के कहीं पर दे दिया ना ऐसे 2 ट्रायंगल्स की ए बी सी डी एफ ई, तो आपको ऐसा ही सही लेना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से उसको डीईएफ मत कर देना, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला?
यस सर, यस यस सर। सर। लिखने का मतलब है कि उसने जैसे जजमेंट होता है ना, वो जजमेंट सुना दिया गया है कि भाई ट्रायंगल का वो हाँ। ट्रायंगल एबीसी और डीएफई सिमिलर हो जाएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो यहां से बेटा ट्रायंगल जो है पीओक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एसओआर हो जाएगा। और क्राइटेरिया कौन सा लगा? ए सिमिलैरिटी। एंगल। ट्रिपल ए सिमिलरिटी। हाँ, ट्रिपल ए भी कह सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर उसके लिए फिर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर तीसरा एंगल भी इक्वल लिखना पड़ेगा, तब ट्रिपल ए बोल सकता हूँ इस एंगल सर को। ये एनसीईआरटी में इसका कोरोलरी गिवन है कि ए को हम ए लिख सकते हैं। यस, ठीक है। तो तीनों सर एंगल एक दिखा चीज दोगे तो पूछना था बोलो बोलो बोलो। सर, जैसे जब आप रिप्रेजेंट करते हो सिमिलर का साइन, तो आप जो वेवलाइन बनाते हो और बुक में जो वेवलाइन है वो अपोजिट है, तो अगर हम आपके जैसा कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके थोड़े सर। नंबर तो शायद सब कट जाएंगे क्योंकि गिवन विवन लिखना पड़ता है उसमें थोड़ा। ये तो नई बात बताई इसने, आज तक मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था, ये किसी बच्चे ने आज तक बताया नहीं मुझे। ओके, कैसे होता था? ऐसे सर होता था। गिवन यस सर, ऐसे होता है बुक में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तुमने ये बता दी मुझे, गलती बता दी तुमने। और सर हिस्टोग्राम में भी जो किंक होता है वो भी सर उसी वो पर्टिकुलर होता है, उसे चेंज नहीं कर सकते। ऐसे होता है। ठीक है, ओके वेरी गुड। एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना। हाँ देखो, ये है ऑब्जर्व द फिगर 6.30 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। एंगल पी की वैल्यू निकालनी है। सर वैसे बता दूं 40 डिग्री होगी सर। 80 60 140 और सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय एसएसएस। फिर सर एंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर सर 80 इसमें एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी। सर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी है। हाँ, यस सर, एंगल पी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो 60 आ ए बी बाई जाएगा। आर क्यू, ए बी बाई आर क्यू जो है वो किसके टी इक्वल है? 60 डिग्री है। सर वो इक्वल है AC बाय आरपी और BC बाय PQ। ऐसा गलत हो गया। अब देखो सुनो, हाँ अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुम जैसे तुम ए बी ले रहे हो यहाँ पर, ए बी सी तुमने ले लिया यहाँ पर। तो अब देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ए बी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? ए बी का करस्पॉन्डेंस आर क्यू के साथ है, नहीं? ठीक है, तो ऐसे। यस सर। और एक मिनट, श्योर होने के लिए बीसी का करस्पॉन्डेंस देख लो किसके साथ है। बीसी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? क्यूपी के साथ है, पीक्यू के साथ है ना? हाँ है ना, यहाँ पर देखो पीक्यू है। और साथ ही साथ एक बार श्योर होने के लिए तुम ये भी देख लो कि एसी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? एसी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? एसी का आरपी के साथ। तो आरपी है ना यहाँ पर। इसका मतलब बिल्कुल सही सिंबल है ये, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब करस्पॉन्डेंस हमने सही बैठा लिया है, बिल्कुल सही बैठा लिया है करस्पॉन्डेंस। तो इस तरीके से सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसके बाद करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल पी के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी सी कितना हो जाएगा भाई? 40 डिग्री। एंगल 60 140 फिर बचा 140। हाँ, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्क था, मेंटल वर्क करना था आपको, करस्पॉन्डेंस सही से बैठाना था। नहीं तो करस्पॉन्डेंस सही से नहीं बैठाओगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सो अलर्टनेस यहाँ पर जरूरी है, मतलब कंसंट्रेशन जरूरी है, कंसंट्रेशन। सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि फिगर फ्लिप करके देखते तो सर वो इजी पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिगर को फ्लिप करके भी समझ सकते हैं। लेकिन देखो एक होता है कैलकुलेशन, एक होता है कि इमेजिनेशन। तो वही बात है कि आप इमेजिन कर लोगे इस तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो ऐसे, इसमें कुछ गलत नहीं है। और नहीं तो फिर आप मैकेनिकल चीजें करो कि भाई देख लो कि ए बी का करस्पॉन्डेंस आर क्यू के साथ है, फिर ऐसे ही बी सी का पी क्यू के साथ है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये मैं सॉल्व एग्जांपल से ले रहा हूँ। सर फिगर तो दे ही नहीं रखी। अब आएगी फिगर, ये रहा फिगर। सर इसमें AO अपॉन OD रेशियो बदल दिया है। इक्वल टू OB अपॉन OD होता है तो सर उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बस। हाँ, तो सबसे पहले तो इसमें कहा गया है कि
ये दिया हुआ है, मतलब ओ ए बाई ओ सी जो है ये आपको दिया हुआ है ओ डी बाई ओ बी के इक्वल दिया हुआ है। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ओ ए बाई ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड एंगल ए ओ डी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल सी ओ डी के। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब देखो ध्यान से, ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी और ये ओ डी बाय ओ बी, ये रेशियो इक्वल दिए हुए हैं और साथ ही साथ एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। तो ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? AOD is similar to COB. AOD is similar to COB. हाँ COB है ना, AOD होगा BOC ना, BOC होगा ना बच्चों, COB होगा, COB होगा है ना। AO का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, CO के साथ है, ठीक है। तो AO लिखेंगे तो यहाँ पर CO लिखना पड़ेगा, AO लिखेंगे, हाँ CO लिखना पड़ेगा, ठीक है, BO नहीं लिखेंगे, CO लिखेंगे, ओके। और OD का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, BO के साथ है, देख रहे हैं OA OD बाई OB लिखा हुआ है ना, इसीलिए ऐसा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, AOD ट्रायंगल सिमिलर होगा, COB ट्रायंगल के सिमिलर होगा। और फिर इसके बाद हम कैसे, ये कैसे हुआ भाई, ऐसे दो साइड का रेशियो सेम इक्वल दिया हुआ है एंड एंगल जो है इंक्लूडिंग एंगल वो भी इक्वल दिया हुआ है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, बताओ। एंगल सर आज मैट आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल में COD लिख दिया है। सर आपने COD लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल में, COB होगा वो, सॉरी COB होगा, यस सर COB हो, ठीक है, हाँ COB है। सर आज मैट करेंगे, अब टाइम नहीं बचा मैट करने का। सर अब फायदा नहीं है, 13 नो सर मत करवाइएगा, यही करवा दीजिए। सर अगली क्लास में करेंगे। सुनो, मैट का जो है ना अभी NTSC का डेट क्लियर नहीं है, और मैट में अभी ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी करा भी दूंगा ना तो तुम भूल जाओगे उसको, क्योंकि वो उसमें फार्मूला होता है और फार्मूले पे प्रैक्टिस करनी होती है। वो क्लॉक वाले क्वेश्चंस और क्या बोलते हैं उसको, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, उसको करा दूंगा अभी, तो अभी कराऊंगा, फिर भूल जाओगे थोड़ी दिन प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो। डेफिनेटली प्रैक्टिस तुम अभी करोगे नहीं डेली बेसिस पे, तो बिल्कुल जब कह सकते हैं टेस्ट का टाइम आएगा ना, फेस टेस्ट का टाइम आएगा, तो उस टाइम में मैं कराऊंगा। उससे पहले जो चीज मतलब याद रखने वाले नहीं है, फार्मूले वाले नहीं है, वो टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैट के, ठीक है। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है फार्मूले वाले, ठीक है। तो उसको हम लोग एग्जाम के बिल्कुल 2 दिन मतलब 1-2 क्लास पहले कर लेंगे जब टेस्ट आएगा तुम्हारा, तो नहीं तो भूल जाओगे उसको कराऊंगा तो। ओके सर। सर सेट वाले टेस्ट में चैप्टर 5 एंड 6 आएगा ना? हाँ कब है? सारे चैप्टर से देखो सर, क्या दो अभी कौन सा टॉपिक कराया था मैंने? AP आएगा ना, यस सर चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर तो AP में जो आएगा वो सिर्फ NCERT बेस्ड नहीं होगा ना? NTS जैसा आता था वैसे आएगा, NTSC वाला। ओके सर। देखो 5 और 6, सर 5 और 6 ना बस। हाँ जी हाँ बिल्कुल। ये देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 करते हैं आप। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कॉपी करने दो। आई होप देख पा रहे होगे तो आप। पहला वाला सिमिलर है, ABC सिमिलर टू PQR। सर पहले सिमिलरिटी से कर देंगे सिमिलर। यस ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है? सर ये सिमिलर है, सर थर्ड नहीं है। ABC को एक बार एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो फिर आ जाएगा। एक मिनट ABC को सिमिलर लिखना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ABC को अगर मुझे सिमिलर लिखना है तो मैं ABC को किसके सिमिलर लिखूंगा? सर QRP। वेरी गुड क्योंकि AB का देखो डबल हो रखा है QR, ठीक है। और BC कितना है बेटा? BC है तुम्हारा 2.5 और उसका डबल हो रखा है PR, तो इस तरीके से QRP हो जाएगा। BC का करस्पॉन्डेंस RP के साथ है। सर आपने फिर से कॉन्ग्रुएंट का साइन उल्टा बनाया। यस सर। कोई नहीं सर, समझ जाएंगे। यस सर। ओके थर्ड पार्ट सर नहीं है
सर नहीं है सिमिलर। नहीं है यस सर नॉट सिमिलर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर फोर्थ वाला भी नहीं है। सिमिलर टू पी पी सर की आर फोर्थ क्यों नहीं वाला होना है। चाहिए ऐसे में सिमिलर हो जाएगा। तो सर एस एस से हो जाएगा। अरे दंगा कर दिया तुम लोगों ने आज यहाँ पे, इतने सारे सर, बच्चे। सर ट्रायंगल सर ऐसे हो जाएगा। सिमिलर होगा ट्रायंगल QPR के, ऐसे। MNL QPR के इक्वल होगा। एक मिनट, ट्राइंगल MNL PQR, वेरी गुड। NML जो है वो QR के सिमिलर होगा। सर हम्म सर सेकंड वाले में ABC सिमिलर टू PR क्यों नहीं होना चाहिए था? ABC, एक मिनट, ABC सिमिलर होना चाहिए था QRP के नहीं होगा। ओके सर QRP, सॉरी QRP ही होगा। प्रोपोर्शनली है PR के। वो फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट नहीं होगा, नहीं है। नहीं है सिमिलर, सर नहीं है सिमिलर, सर सिमिलर नहीं है। सिमिलर सर नहीं नॉट नहीं सिमिलर। सर नहीं है सिमिलर। सर एसएस के अकॉर्डिंग नो सर। सर ऐसे नहीं लग सर लास्ट वाला है नो सिमिलर, सिमिलर। सर लास्ट वाला सिमिलर। सर सिमिलर सर लास्ट वाला सिमिलर है। जैसे लास्ट वाला सिमिलर है सर ए हो जाएगा। बाय ए हो जाएगा। ए से हो जाएगा। हम हो जाएगा एंगल सिमिलर। सर बाय निकालेंगे। ए क्राइटेरियन। सर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल के कर लेंगे। फिफ्थ में इंक्लूडिंग एंगल इक्वल नहीं था, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में इसमें ना एंगल इंक्लूडिंग एंगल होता है, इक्वल होना यस चाहिए। सर यस सर। ओके। ये लो सर फिगर फिगर देखो ना, फिगर खुद से बनाओ। सर फिगर खुद बनानी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर पिछले साल हमने ट्रायंगल का कुछ पढ़ा था ना कि अगर दो साइड का सम ज्यादा होना चाहिए थर्ड साइड से कि कम होना चाहिए अगर वो ट्रायंगल है तो। ज्यादा होना चाहिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये सर ज्यादा होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ जी, सर ये वाला ए से है। सर इजी है सर ये तो। ऐसा ए से है। सर वो बीच वाले दो खड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। यस सर। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सर हो गया। सर वैसे सर AOB और COD ले लेंगे। यस सर। इन ट्राइंगल्स DOC एंड POA, अगर इसमें हम देखें तो ODC एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के। क्यों भाई? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। और साथ ही साथ एंगल DOC इक्वल हो जाएगा एंगल AOB के वर्टिकली अपोजिट एंगल। जगह 1 2 3 होना लिख दी फिगर में अगर लिखा है तो। सर दोनों भी अल्टरनेट हो सकते हैं ना? हाँ ये भी हो सकता है। सर मैंने दोनों कर दिए थे। ठीक है, लेकिन चलो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैंने डबल ए से ही इसको सिमिलर कर दूंगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा DOC ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, DOC ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा BOA के। क्राइटेरिया कौन सा लगाया? AA क्राइटेरिया से। ट्रिपल ए भी लगा सकते थे, ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए आप वो एंगल बचा हुआ एंगल जो है वो भी इक्वल दिखाना होता। लेकिन अब ट्राइंगल्स के एंगल जब इक्वल होते हैं, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं देन साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, साइड्स अपने आप सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं DO by BO इज इक्वल टू OC by OA। ठीक है, या हम इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा BO by OD, DO by DO इज इक्वल टू AO by OA by OC। ठीक है, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था इसमें। देखो OB by OD इज इक्वल टू OA by OC, तो OB by OD इज इक्वल टू OA by OC। ठीक है, यही प्रूव करना था।
कभी कभार उल्टा लिख देते हैं, बीओ को ओबी लिख देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीओ ओबी लगभग सेम ही माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ, तो बीओ ओबी को सेम ही लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आई होप समझ में आया। सर अगर ए से प्रूव हो जाता है तो ए क्राइटेरिया का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। फायदा नुकसान की बात ही नहीं है ना, वो तो एक तरीके से तुम्हारे लिए कन्वीनियंस है कि तुम 2 एंगल्स इक्वल दिया हुआ है तो डायरेक्टली तुम लिख दो, पेपर की बचत करते हैं। फायदा होगा कि 1 सेकंड बच जाएगा बस। हाँ सर नहीं सर, 3-4 सेकंड बचेंगे, एक लाइन बचेगी पेपर की, एनवायरनमेंट बचेगा। यस सर। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा फिगर। सर 6.36 फिगर का है। ये रहा फिगर। सर PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। सर ऐसे हो जाएगा। यस सर, ऐसे हो जाएगा सर, बहुत यस सर, ऐसे क्राइटेरियन से प्रूफ हो जाएगा। उड़ा दिया इस वाले क्वेश्चन को तो। यस सर, ऐसे हो गया। सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी थी सर। सर इसमें QP और PR इक्वल आ जाएंगे तो उससे हो जाएगा। QR यस सर, साइड्स QT by PR के दिया हुआ है। Side opposite to equal angles are also equal. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर। तो अब PR को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? QR by QS को हम लिख सकते हैं QT by PQ, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऑल्सो एंगल 1 एंगल 1 के इक्वल दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। देखो QR by QS ना, छोटे ये QR by QS जो इक्वल है वो QT by, देख सकते हो। तो यहाँ से तुम क्लेम ये कर सकते हो कि ट्रायंगल्स जो होंगे ना वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तुम्हें डिटैच करके देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इन ट्रायंगल्स को अलग अलग करके सोचना पड़ेगा। तो जैसे QR by QS है, तो PQS ट्रायंगल को पहले मार्क कर दो। ये रहा PQS ट्रायंगल को पहले मार्क कर देते हैं। ये देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है एक, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली उसमें एंगल 1 जो है वो तो इक्वल है ही एंगल 2 के, तो ये तो एंगल कॉमन ही आ गया। और साथ ही साथ QT by PQ, अच्छा जी, QT by PQ, QR by, जैसे BPT से भी ऐसे भी हो जाएगा ना। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, बाहर जो ट्रायंगल बन रहा है QTR। तो यहाँ से हम कह सकते हैं S से दोनों ट्रायंगल्स कर, QPS सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, इसे ऐसे लिखते हैं ना, QPS सिमिलर हो जाएगा QS और QTR के मतलब, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल PQS को लिख सकते हो तुम, ट्रायंगल सर जैसे गिवन है PQR, इस तरीके से भी होगा। SAS से होगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर, यस सर, यस सर। ओके बच्चों, आप लोग ट्राई करना फिर आगे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, और अगली क्लास में मिलते हैं, फिर अगली क्लास में डिस्कस सर ये एक्सरसाइज में और कितने क्वेश्चन बचे हैं? अभी बहुत सारे हैं, 12 क्वेश्चन बचे हैं। सारे क्वेश्चन आज में 12 क्वेश्चन। यस सर, टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यस सर। लेफ्ट मत हो। ओके सर, ओके मैम, लेफ्ट नहीं कर रहे सर। एक सब्जेक्ट का दे दिया, दूसरे सब्जेक्ट का देने वाले हैं फीडबैक। मैम हमने दोनों का मैंने दोनों का दे दिया, बाकी का यस मैम दे दिया फीडबैक। वैसे मैंने कल ही दे दिया था फीडबैक।